पापा का भी ड्रीम था कि सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो। तो अब उनके देहांत के बाद मेरा सबसे मेन टारगेट जो था कि कैसे भी करके हमको ये एग्जाम क्लियर करना है। मेरे पास 1.5 महीने का ही टाइम बचा था, बस 16 रुपया लगता है क्वार्टर वाइज। अगर आपका बी टाइप क्वार्टर, एच टाइप क्वार्टर है तो किसी का 5, किसी का 10, किसी का 16, यही लगता है आपका रहने का। और 2 BHK फ्लैट आपको मिल जाता है अभी स्टार्टिंग में। 1 रुपया का कूपन मिलेगा, 1 रुपया का कूपन में आपको एक समोसा, एक जलेबी, जो भी वहाँ है, 1 रुपया में आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जो भी लोग इस साल एसएससी जेईई 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि कैसे लोगों को अभी रिएक्ट करना चाहिए, कैसे कितना पढ़ना चाहिए और रिवीजन पे कितना फोकस करना चाहिए, एक एक चीज थोड़ा बता दीजिए ताकि लोगों को एक रास्ता मिल जाए कि लास्ट के 3 मंथ में कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर होता है उसकी जगह पे तो वो क्या करे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चूंकि ये सेकंड पार्ट है, लास्ट जो सुधांशु सर हम लोग के साथ कनेक्टेड थे, लास्ट वीडियो में हुआ था कि नेटवर्क इशू आने की वजह से कनेक्शन टूट गया था। बाकी हम लोग जो भी उनकी स्ट्रैटेजी रही है एसएससी जेई को लेके और बाकी एग्जाम्स में कैसे उन्होंने फेलियर देखा, उस सब के बारे में डिस्कशन कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उनके स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में, सेल के बारे में, और एसएससी जेई 2023 में जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उनको कैसे अब से प्रिपरेशन करना चाहिए उसके बारे में। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते वीडियो और कनेक्ट करते हैं सुधांशु रंजन सर को। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा एक स्टेबल कैरियर, घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएससी हो या किसी भी स्टेट की एईजे की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम्स की होगी तैयार इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। तो पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच टी, जो कि सिर्फ 1499 रुपीज में अवेलेबल है, और अभय बैच जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। दोनों ही बैच सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। Abhay is a complete practice question batch and Ashoka is a complete theory and practice question batch, जहां पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैच इज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और ये बैच में अभी काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ये डिस्काउंट सिर्फ 31 जुलाई तक ही वैलिड है। एंड पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, और कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, एंड आपको मिलेगा ₹250 का इंस्टेंट डिस्काउंट। सुधांशु जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू सर। हाँ, तो जैसे कि अभी तक हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, तो इस पार्ट में ना, जैसे अभी आप जहाँ वर्क कर रहे हैं सेल में, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। और जो भी 2023 के जो भी स्टूडेंट हैं उनको कुछ गाइडेंस दे दीजिएगा कि कैसे अभी लास्ट के 3 मंथ में कैसे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ना अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बताइए कि कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपरेशन कर रहा होता है उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और कैसे उसको फेस करता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह आया था? सर जैसे 2021 में पास आउट होने के बाद मेरा एक ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पिछले साल मेरे साथ बहुत ही बड़ा कैजुअलिटी हो गया कि अगस्त 2022, पिछले ईयर, मेरे पापा का हार्ट अटैक से डेथ हो गया अगस्त में। और अगस्त महीने के जस्ट बाद, 3 महीने बाद, मेरा एसएससी जेई का एग्जाम था। और आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इस टाइप का कैजुअलिटी होने के बाद कोई भी स्टूडेंट कितना ज्यादा टूट जाता है। 2 महीने तक मैं खुद काफी ज्यादा डिप्रेशन में था। कुछ फ्रेंड्स, कुछ फैमिली मेंबर ने काफी सपोर्ट किया। उसके बाद से मैं वापस, मतलब जीरो लेवल से ले करके, और उसके बाद प्री के एग्जाम में जो मेरा 138 मार्क्स आया है, वो 138 मार्क्स के लिए मैंने 1.5 महीने प्रॉपर नोट्स को रिवीजन किया। उसके बाद जो भी शॉर्ट नोट्स था, नोट्स बनाया था, उसको रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज किया, टेक्स्ट बुक पे सेट लगाया। बट वो मेरा जो पढ़ने का शेड्यूल था वो पूरा का पूरा खत्म। आप खुद से समझ सकते हैं कि ऐसा कैजुअलिटी, इससे बड़ा कोई कैजुअलिटी नहीं हो सकता है।
तो इसके बाद फिर मैंने फिर से वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि एक चीज मेरे दिमाग में था कि अब पूरा का पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर था, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा हूँ। आई एम द एल्डर वन इन माई फैमिली, सो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन माई शोल्डर। तो उसके बाद मैंने फिर वापस से अपना जो पढ़ाई का जो मेरा शेड्यूल था, वो शेड्यूल को मैंने फॉलो किया। 1.5 महीना मैं प्रिपरेशन किया, तैयारी पूरा किया हुआ था, बस उसको आपका आवाज कट गया था, तो आप बता रहे थे कि रिवीजन वगैरह आपने किया था, उससे पहले आपका नोट्स वगैरह तैयार था, उसके आगे बताइए। हाँ, नोट्स वगैरह मेरा तैयार था, सिर्फ मैंने रिवीजन किया, टेक्स्ट बुक पे प्रॉपर सेट लगाया। और उसके बाद पीवाईक्यू, जो एसएससी का जितना पीवाईक्यू था वो पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किया। और उसके बाद फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर का दूर करने के लिए मैं आईबी टेक्निकल क्लासेज जो है वहां पे एसी मशीन में पढ़ाया। उसके बाद अब घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होने के कारण औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एज ए नेट्स ट्रेनी, जो कि अप्रेंटिसशिप होता है, तो मैंने वहां से अप्रेंटिसशिप भी किया। क्योंकि जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है तो उस टाइम घर के नीड्स को देखते हुए कहीं ना कहीं, तो वहाँ औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं अप्रेंटिसशिप करते हुए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और वहां से मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया। लाइब्रेरी में हमको ड्यूटी मिला था एज ए लाइब्रेरी सब इंचार्ज और नेट्स ट्रेनिंग। तो वहाँ जो बुक्स अवेलेबल रहता था उस बुक से मैं पढ़ता था, और वहीं मैं अपना सारा शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करता था। और उसके बाद मैं ये मेंस का पेपर दिया, और फाइनली मेरा प्री और मेंस दोनों में अच्छा स्कोर होने के कारण मेरा एसएससी जेई 2022 में फाइनली सिलेक्शन हुआ। दैट वाज माय स्ट्रगलिंग स्टोरी। उनकी बहुत ज्यादा रिमार्केबल स्टोरी है यहाँ पे, मतलब कि इतना बड़ा कैजुअलिटी होने के बावजूद में आपने इतना हिम्मत नहीं हारा, और हमको लगता है कि लास्ट का जो 1 मंथ था आपने बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज किया है, और बहुत ही इफेक्टिव वे में आपने सारा काम किया। जैसे रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ये सब ज्यादा इफेक्टिव होता है। लोग नया चीज नहीं पढ़ना चाहिए उस टाइम, तो वो सब पे आपने फोकस किया है। तो काफी बुरा लगा सुन के, बट तो क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें होती है जो इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें। बाकी आपके फादर जहाँ भी होंगे अभी खुश होंगे कि आप एक अच्छे मुकाम पे अभी आज पहुंच गए हैं, और होपफुली आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन वो भी अच्छी हो जाएगी। बाकी हाँ सर, वही मेन सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए ये था, क्योंकि मेरा तो ड्रीम था ही एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी। पापा का भी ड्रीम था कि सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो। तो अब उनके देहांत के बाद मेरा सबसे मेन टारगेट जो था कि कैसे भी करके हमको ये एग्जाम क्लियर करना है। मेरे पास 1.5 महीने का ही टाइम बचा था, बस उस 1.5 महीने में भी मेरे पास पूरा प्रॉपर मेरा पढ़ा हुआ था, सिर्फ रिवीजन और मेरा जो कंसिस्टेंसी बोला जाता है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। उस कंसिस्टेंसी को मैंने मेंटेन करके रखा, जिसके कारण कि मेरा जो है वो सिलेक्शन हो पाया। तो अब बात करते हैं कि आपका जो सेल में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ का वर्किंग कल्चर के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे वहाँ पे आपने कब सिलेक्शन लिया, और क्या वर्क करना पड़ता है आपको। सेल में मेरा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 8 अप्रैल 2023, मतलब 8 अप्रैल 2023 को मैंने सेल राउरकेला में एज ए ओसीटीटी, ओसीटीटी मींस ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, विच इज इक्विवेलेंट टू जेई। जेई के इक्विवेलेंट उसको बोल सकते हैं, बट मेनली जो पोस्ट है वहां पे सेल में आपको डिप्लोमा वालों को पोस्ट ओसीटीटी दिया जाता है। वो S3 ग्रेड में आता है। उसका जो कि बेसिक पे होता है वो 26,600 उसका बेसिक पे होता है, पे स्केल होता है। तो वहाँ सेल में स्टार्टिंग का जो 15 दिन था, 15 दिन सेल राउरकेला में मैं रहा। वहाँ पे ट्रेनिंग हम लोगों का चला, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टील सेक्टर के बारे में, अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरह से स्टील का प्रोडक्शन होता है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ब्लास्ट फर्नेस, मतलब जो भी वहाँ होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, वहाँ 10 से 12 अलग अलग डिपार्टमेंट है राउरकेला स्टील प्लांट में। 15 दिन के ट्रेनिंग में एक रफ ओवरव्यू दिया गया हम लोगों को कि कौन सा प्लांट किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट वहां लगा होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन कौन सा वहां पे है, और मैकेनिकल वाला भी साथ में बताया गया। उसके बाद 15 दिन जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोगों को भेज दिया गया अलग अलग जगह पे, जैसे डिपार्टमेंट एलोकेट होता है ना, तो उस हम्म। तरीके से सबको अलग अलग भेज दिया गया। हम लोग का बैड लक कहिए या जो कहिए, हम लोगों को भेज दिया गया सेल राउरकेला के माइनिंग डिवीजन में।
तो माइनिंग डिवीजन में सेल अभी प्रेजेंटली मैं जो हूँ सेल बोलानी में हूँ। बोलानी जो है जानी। वो राउरकेला स्टील प्लांट का एक आयरन ओर मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे क्या है कि आयरन ओर जो है वहां से निकाल करके स्टील इंडस्ट्री को भेजा जाता है। तो मतलब कि वहाँ पे पे स्केल वगैरह आपका क्या है, मतलब कि इन हैंड कितना मिल जाता है? जैसे पे स्केल आपने 26,000 बताया, तो इन हैंड आपका कितना बन जाता है? देखिए, सेल में जो सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग जो पार्ट है वो 2 साल का ट्रेनिंग। 2 साल के ट्रेनिंग में आपका जो फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर आपको 16,100 स्टाइपेंड मिलेगा। सेकेंड ईयर के ट्रेनिंग में आपको 18,500 स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप ये 2 साल अगर आप अच्छे से पार कर जाते हैं, उसके बाद आपका जो इन हैंड सैलरी होगा वो आपका इन हैंड सैलरी 26,600 है, पे स्केल है। तो उसमें आपको डीए, उसके बाद और बाकी सारा पर्क्स और सारे अलाउंसेस को अगर आप ऐड कर लेते हैं, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो अबाउट 52 to 55,000 आपका बनेगा सेल में। तो हमने कहीं पे सुना भी है कि वहाँ पे मान लीजिए सैलरी कम है, बट वहाँ पे रहने का जो खर्च है वो बहुत ज्यादा नॉमिनल, 1 रुपया 2 रुपये में भी रहने का बहुत कुछ खर्च मिलता है। आप समझ सकते हैं कि रहने का खर्च आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 16 रुपया लगता है हम लोगों का। वो जो रहने का जो फैसिलिटी है, क्वार्टर चार्ज 16 रुपया लगता है। क्वार्टर वाइज अगर आपका बी टाइप क्वार्टर, एच टाइप क्वार्टर है तो किसी का 5, किसी का 10, किसी का 16, यही लगता है आपका रहने का। और 2 BHK फ्लैट आपको मिल जाता है अभी स्टार्टिंग में। और नाश्ता उसका कभी सुने कि बहुत देखिए, ज्यादा सस्ता है ब्रेकफास्ट? हाँ, नाश्ता का क्या है कि आपको 1 रुपया का कूपन मिलेगा। 1 रुपया का कूपन में आपको एक समोसा, एक जलेबी, जो भी वहां है 1 रुपया में आपको सारा चीज मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए, कुछ चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सेल का 3 ऐसा फैसिलिटी जो कि आपको ना सेंट्रल गवर्नमेंट देगा कोई भी जॉब में, ना ही स्टेट गवर्नमेंट देगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके व्यूअर के लिए, सब लोगों के लिए जानना। सेल का जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सबसे टॉप क्वालिटी का है। टॉप क्वालिटी इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए आपके कोई फैमिली मेंबर हैं, उनका बाईपास सर्जरी, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आया, तो आप अगर उसमें अगर आपको 15 लाख रुपया का अगर खर्च होता है, तो वो पूरा का पूरा 15 लाख रुपया आपको सेल देगा। आपको 1 रुपया अपने पास से नहीं देना है। बाकी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या फैसिलिटी है कि वो पैसा आपको पहले देना होगा। उसके बाद वो पैसा जो है वो 1 महीने का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चलेगा। 80% पैसा आपको वापस देगा वो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा। बट सेल में फैसिलिटी है कि आप एट इंस्टेंट सिर्फ जा करके, वहां के आईजीएच हॉस्पिटल है सेल का, वहां आप जा करके सिर्फ वहां से रेफर करवा लीजिए। जितना पैसा लगेगा वो सेल खुद देगा, आपको 1 रुपया वहां नहीं देना है। दूसरा फैसिलिटी ये है कि आपकी मेडिकल फैसिलिटी के साथ आपके मम्मी पापा भाई बहन, आपका अगर शादी हो चुका है तो आपको स्पाउस जो वाइफ रहेगी, चिल्ड्रन डिपेंडेंट लोग रहेंगे, जो भी है। सबका मेडिकल फैसिलिटी। हाँ हाँ, आपके साथ आपके डिपेंडेंट का। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका डिपेंडेंट वाला खत्म कर दिया है अभी के टाइम में। अभी के टाइम में मम्मी पापा का जो है वो खत्म कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अब बात करते हैं कि जो भी लोग इस साल एसएससी जेईई 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि कैसे लोगों को अभी रिएक्ट करना चाहिए, कैसे कितना पढ़ना चाहिए और रिवीजन पे कितना फोकस करना चाहिए? एक एक चीज थोड़ा बता दीजिए ताकि लोगों को एक रास्ता मिल जाए कि लास्ट के 3 मंथ में कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर होता है उसकी जगह पे तो वो क्या करता देखिए, अभी जैसे लास्ट का 3 मंथ बच रहा है, तो लास्ट के 3 मंथ में आपको 4 से 5 चीज करना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। 3 महीना बच रहा है, 3 महीना में आप क्या कीजिए, आपका जो भी नोट्स आप बनाए हुए हैं सेमेस्टर टाइम में, इससे पहले जो भी नोट्स आप बनाए हुए हैं, उस नोट्स को आप सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिलता है उस नोट्स को आप पढ़िए। शॉर्ट नोट्स अगर आप बना के रखे हैं, बेटर। अगर बना के रखे हैं तो बढ़िया है, नहीं बना के रखे हैं तो अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है कि आप हर एक नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, अच्छी बात है, उससे आप रिवाइज करिए। नहीं बना हुआ है, मैंने पहले की वीडियो में बताया है, इलेक्ट्रिकल कैप्सूल जो आता है यूथ पब्लिकेशन का, काफी अच्छा शॉर्ट नोट्स होता है, उसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आप अभी से क्या कीजिए कि डेली आप क्या कीजिए, या तो एक फुल लेंथ पेपर लगाइए, या एक मॉक मॉक टेस्ट लगाइए, या फिर प्रीवियस ईयर बनाइए। डेली एक लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए।
एसएससी जेई में आप खुद से सोच सकते हैं, 200 क्वेश्चन होता है, 120 मिनट टाइम होता है। तो अगर आप प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपका अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए, टेक्स्ट बुक जो है टेक्स्ट बुक का प्रॉपर यूज कीजिए अच्छे से। और उसके बाद जो भी नोट्स आपके पास है, वो नोट्स को आप थ्रोली एक बार जरूर पढ़िए। और जिस जिस टॉपिक में आप फंस रहे हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट बुक का बताया था लिस्ट, वो बुक से आप क्या कीजिए, हेल्प लीजिए। और अभी साथ साथ में आप केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, आप ऐसा पढ़िए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िए। क्योंकि आपका प्री के बाद ज्यादा टाइम नहीं देता एसएससी मेंस के लिए। अभी से अगर आप करके रखिएगा इतना मेहनत, तो बाद में आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा मेंस के लिए। तो एस्पिरेंट्स को यही सब चीजों का ध्यान देना होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, और आपका जो भी स्ट्रगलिंग लाइफ था, बाकी आपने कैसे प्रिपेयर किया डिप्लोमा के बाद, 18 एग्जाम दिए, फिर भी बहुत सारे एग्जाम में फेलियर आया है। बट जो होता है डेडिकेशन, जो होता है जो स्टूडेंट में होना चाहिए कि आज ने कल हमको लेना है, तो जो टारगेट है उसको अचीव करने से पहले हमको रुकना नहीं है। तो वो चीज़ मुझे आपने दिखा, और फाइनली आप एक अच्छे जगह पे हैं, अपने फैमिली को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, तो ऐसे स्टेबल हो जाएंगे। तो होपफुली सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी सेल में भी आप लोग का अच्छा ही चल रहा है, 16,000 सैलरी है, बट वो 25-30 हजार से कम बिल्कुल नहीं है। जैसा वहाँ पे कहीं कहीं भी आप अगर रहते हैं तो 10 से 15 हजार तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा। और हमको लगता है वहाँ 500 हजार के अंदर आप लोग का जो भी खर्च है वो हो जाता हो। तो सेल में सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों का यही है, एक्सपेंडिचर के नाम पे वहां पे सिर्फ आपका जो एक्स्ट्रा खर्च होगा, आपका 500 से 1,000 में आपका खुद का जो खर्चा है, उसके अलावा आपका कुछ भी खर्च वहां पे नहीं होगा। जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो आपका लगभग नेट सेविंग वहां पे है। ये बेनिफिट है वहां पे। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस लोकेशन पे आप रह रहे हैं, वहाँ हम मेरा एक मतलब कि रिलेटिव मेरे एक रहते हैं वहाँ पे, तो मैं ऑलरेडी वहाँ पे 8-10 दिन रह चुका हूँ। वहाँ का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही अच्छा फील होता होगा। एक शांत माहौल, और हाँ, पहाड़ी इलाका, साथ ही साथ पेड़ पौधे झरना ये सब है, वहां पे काफी काफी अच्छा लगता होगा। वहां पे क्या है कि जैसे आपका पीस, जैसा आप बताएं एकदम सही बात है, वहां पे पीसफुल इन्वायरमेंट है, हिली एरिया है, आपका टेम्परेचर 38 39 इससे ज्यादा नहीं जाता है। हर एक 2 3 दिन पे आपका बारिश वहां पे हो जाएगा। आपको वहां पे पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आपको फ्रेश एनवायरमेंट वहां पे आपको मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट होता है हेल्थ रिलेटेड। ऐसा अभी के टाइम में ऐसा लोकेशन पे जॉब मिल पाना, ये भी अपने आप में एक एडवांटेज है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं, ऐसे 2 पार्ट हो गया तो पता नहीं लोग यहाँ तक देख पाएंगे कि नहीं, बट जो भी लोग देखेंगे उनको काफी यहाँ से हेल्प और मोटिवेशन मिलेगा। तो वहीं पे एंड करते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम पे एडमिन है अभी, तो जो भी लोग, तो डिप्लोमा खास करके बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, डिप्लोमा वाला तो नहीं कर पाता है, तो उन लोग को एक सही गाइडेंस सही पाथ दिखाइए जब भी उन लोग को नीड पड़े। रेगुलरली उन लोग का मैसेज आते रहता है ग्रुप में, तो थोड़ा उसको आप लोग को देखना है, आपको आलोक सर को, हाँ सर, चंदन वो सर को। डेफिनेटली अब मैं जैसे उस ग्रुप का एडमिन आपने मुझे बनाया है, तो जो भी प्रॉब्लम जो भी डाउट रहेगा स्टूडेंट का, वो मैं अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगा। और उसके बाद सबसे बड़ा मोटिवेशन जो अभी के टाइम में है कि कुछ कुछ है कि कुछ कुछ एक गाना अभी हमको बहुत सॉन्ग जो है, वो हम अपने प्रिपरेशन के टाइम में सुना करते थे कि माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, रख हौसला कर फैसला। आ, इसी टाइप का ऐसे ही एक था, गाना अभी थोड़ा है, सा मैं भूल रहा हूँ। सही हाँ, ऐसा यही ही गाना गाना था। तो मोटिवेशन। कुछ 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 आपको मोटिवेशन के लिए कुछ सॉन्ग सुना कीजिए। फिर उसके बाद आप खुद के संजू इन्वायरमेंट का में एक देखा कीजिए सॉन्ग, कुछ लोगों का। हाँ, संजू कुछ का फिर लोगों एक का सॉन्ग है। क्या है कि हाँ हाँ हाँ, संजू का ही सॉन्ग है। तो मोटिवेशन के लिए आपको कहीं दूसरा सोर्स का जरूरी नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेशन जब आएगा तभी पढ़ाई आपका हो पाएगा। फिर यहीं पेंट करते हैं, और अब आप टेलीग्राम पे गाइडेंस दीजिए, अभी कभी वैसा लगा ओके हम सर, लोग फिर श्योर। लाइव आएंगे, और डिपार्टमेंट में मिलते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी।
बहुत बहुत थैंक यू आपको भी हमारे चैनल पे आने के लिए, कि इस टाइप के स्टूडेंट ओके का सर। आना यहाँ पे जरूरत है। और मोटिवेशन लोगों को बहुत जरूरत की चाहिए होता है, खास करके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को। पिछले साल डिप्लोमा वाले का मैं इंटरव्यू नहीं ले पाया था, क्योंकि मेरे जो भी सर्कल में मेरे दोस्त जो भी लोग बने थे, तो सारे ही लोग ऑलमोस्ट ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के थे, लेकिन सारे ही लोग बीटेक वाले थे। तो सबका बहुत मैसेज आता था। इस बार मेरा एम था कि इस बार जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट का मैं ले सकूँ उतना मैं लूंगा। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं, वहाँ हाँ बात सर। करने के लिए तो बहुत है, हम लोग करने लगेंगे तो फिर खत्म नहीं होगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक। ठीक है सर।